देयर आर मेजर टू मेजर रीजंस जो कि एक इंडिविजुअल को सुसाइड की तरफ ले जाती हैं। उसमें जो पहला मेन रीज़न है वो है थॉट बिलोंगिंगनेस, जब आपकी अटैचमेंट आपके इमीडिएट ग्रुप से कम हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जब आप अपने आप को बर्डनसमनेस के कॉन्टेक्स्ट में परसीव करना शुरू कर दें। सैडनेस की फीलिंग का रोल है रेस्ट करना। सैडनेस आपको आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपको बता रहा है इनफ, आई हैव हैड इनफ, जस्ट स्टॉप। देन लिसन टू योर बॉडी, स्टॉप, पुट योर फोन अवे, साइड पे कर दो मीडिया को, थोड़ी देर के लिए। अब हमारा ख्याल होता है मीडिया में रिलैक्स करें, नहीं बेटा, रिलैक्स नहीं कर रहा, आपकी आंखें, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली उसको प्रोसेस कर रहा है। In the name of Allah, who is Rahman and Rahim. This is your host, Kulsum Abbas. Welcome to Talk Therapy. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, एंड दैट इज़ मेंटल हेल्थ। जैसा कि आप जानते हैं, मेंटल हेल्थ हमारे इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड सोशल वेलबींग को रेफर करता है। ये हमारे महसूस करने, अमल करने के तरीके को अफेक्ट करता है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं इस फील्ड में इतनी एक्सपर्ट नहीं, तो हम अपने गेस्ट से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अब हम वेलकम करते हैं अपने स्पेशल गेस्ट को, डॉक्टर अमरीन, जो कि माउंटेन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं एंड क्लिनिकल मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं। सेकंड गेस्ट हमारे पास हैं डॉक्टर ज़ुबैर, जो एक रिसर्चर हैं और इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के सुसाइड इश्यूज़ पे बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आपसे एक बेसिक क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में मेंटल इलनेस और मेंटल वेलबींग क्या है? मेंटल इलनेस होता है जैसे कोई भी बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ हो या हार्ट प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी। उसी तरह जब हमारे ब्रेन में व्हेन देयर समथिंग रॉन्ग और समथिंग गोइंग ऑन इन द ब्रेन इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, कि अब वो अपने जिस तरह से वो चलता है, उसके सेल्स, न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, अगर वो उस तरह से काम करना छोड़ दें या आहिस्ता हो जाए, ठीक है, तो दैट इट रिजल्ट्स इनटू सम काइंड ऑफ एन इलनेस। उसका कोई रिस्पॉन्स नज़र तो आता है। जैसे अगर किसी को कोई घबराहट हो गई है किसी चीज़ से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, किसी ने कोई टेरराइजिंग चीज़ देख ली, किसी की सुसाइड देख ली है, कुछ ऐसा, तो उसके बाद वो डिप्रेस हो गया है, या कोई भी इस तरह की चीज़। या बॉडी में, ब्रेन में जैसे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, उस तरह ब्रेन में भी केमिकल्स होते हैं जिनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगर उनका एक स्पेसिफिक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है तब भी हो सकता है। कुछ लोगों में जीन्स होती हैं, इनहेरिटेड होता है कि वो नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चल रही है, जैसे डिप्रेशन है या स्किज़ोफ्रेनिया है या कोई भी इस तरह के डिसऑर्डर्स है, वो नस्ल दर नस्ल, या ऑटिज़म है या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये नस्ल दर नस्ल चल रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो चीज़ बाहर हमें नज़र आती है वो मेंटल इलनेस कहलाती है, ठीक है। मेंटल वेलबींग होता है जब आपके अंदर इतनी सलाहियत हो कि ठीक है, वो सिम्टम्स हो रहे हैं, वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि अच्छा मुझे उदासी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या मेरे दोस्त ने ख़ुदकुशी कर ली है, सुसाइड कर लिया, एंड आई विटनेस दैट, मैंने उसको देखा है और वो सब, और मुझे बस अब मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई और मुझे कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा। उसके बावजूद आप कहो लेकिन मैं ज़िंदा तो हूँ, मेरे पास मेरे दूसरे लोग हैं जो मेरे प्यार करने वाले हैं, और ये वो, उसके लिए जो आप अपने जहन का ख्याल करते हो उसको मेंटल वेलबींग कहते हैं। व्हेन यू स्टार्ट केयरिंग फॉर नोइंग कि आपके ऊपर स्ट्रेसेस हैं या जो भी बाकी सब चीज़ें, उसके बावजूद जिस तरह से आप अपना ख्याल करते हो, दैट बिकम्स मेंटल वेलबींग देन। डॉक्टर ज़ुबैर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग फॉर मी ये एक इट्स मोर काइंड ऑफ अ कल्चरल पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपके सोसाइटी के नॉर्म्स, आपके वैल्यूज़ और आपका जो वर्ल्ड व्यू है जिस जिस एरिया में आप रहते हैं, वो बेसिकली डिफ़ाइन करता है आपके मेंटल हेल्थ को भी, कि आप किस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आप नेगेटिवली परसीव करते हैं। और उस पर्टिकुलर इन्वामेंट में रहते हुए मेरे ख़्याल में जब एक इंसान ये फ़ील करता है कि ही इज़ नॉट डूइंग नॉर्मल और ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग नॉर्मल, ही और शी इज़ नॉट परफॉर्मिंग नॉर्मल, तो दिस इज़ काइंड ऑफ मेंटल, दे आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। तो ओवरऑल जो आपका एक सोशियो कल्चरल जो एक फैब्रिक होता है एक सोसाइटी का, वो बेसिकली आपके मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन भी करता है, और वही है जो आपके फिर इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है।
सर जैसा कि आप जानते हैं कि मेंटल फिजिकल हेल्थ जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन फिजिकल हेल्थ में कोई इश्यूज होते हैं, आपको आप शो कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं, आप उनको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को हम नहीं कर सकते। आप किसी के कुछ कहते भी हैं तो लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इग्नोर क्यों? मेंटल हेल्थ इग्नोर, अगेन मैंने जैसे पहले आपको कहा, इट्स अगेन अ कल्चरल परसेप्शन। डॉक्टर साहिबा मुझे करेक्ट करेंगी। देखें, हर कल्चर के अंदर मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों की परसेप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ की जब हम बात करते हैं तो हमें एक बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है जब भी हम इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि हमारे कल्चर में अब तक जितना भी हम पढ़ रहे हैं, चीज़ों को, कल्चर को देख रहे हैं, हमने कभी माइंड और बॉडी की डिस्टिंक्शन कल्चरली नहीं की। फॉर अस इंडिविजुअल सर से पाँव तक एक कंप्लीट इंसान है। माइंड एक अलग दुनिया है, उसकी अलग ट्रीटमेंट्स होती हैं। हमने आज तक इसको कल्चरली पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात, इसको एक टैबू बनाने का या इसको डिस्कस ना करने के जो रीज़न्स हैं वो अगेन आपके कल्चर के अंदर हैं। हम मेंटल इलनेसेस को या मेंटल हेल्थ को फ़ौरन सुपर नेचुरल्स के साथ इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस मुआशरे में लोग इसलिए मेंटल इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हम उनके मेंटल इश्यूज़ की वजह से उन लोगों को स्टिग्मेटाइज़ करते हैं, उन लोगों को लेबल करते हैं, ठीक है, और उन लोगों को हम किसी और कैटेगरी में कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई मेरे ख़्याल में गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मेंटल हेल्थ जो है वो इसीलिए हम अभी तक इसके ऊपर खुल के बात नहीं कर सकते। इसके ऊपर कोई हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि लोग हेजिटेट करते हैं मुख्तलिफ रीजंस की वजह से इसके ऊपर बोलने से। बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ अपना इशू है, मैं अपने फैमिली में जब डिस्कस करती हूँ कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही आंसर मिलता है, ये कि आपका ईमान कमज़ोर है। पेयर्स पे आपका बिल्कुल सही वो ऑब्जर्वेशन है, और आई एम सॉरी कि ये जवाब मिलता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जवाब मिल रहा है, ऐसा मिलना बहुत जल्द कभी ख़त्म होगा, वक्त लगेगा। और उसकी जो मेन वजह, इवन दो कि आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, बट जस्ट एडिंग ऑन टू व्हाट ही जस्ट सेड, कि एक बड़ा एस्पेक्ट होता है कि हम एक कलेक्टिविस्ट कल्चर है। हमने ख़ानदान की इज्जत रखनी है। अगर हमारे ख़ानदान में आपको डिप्रेशन है, मैं अगर बाहर किसी को कह दूं कि मेरी बेटी को डिप्रेशन है, आपका रिश्ता मिलेगा मुझे? डिप्रेशन किस में आता है? डिप्रेशन हार्ट अटैक नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, ये तो ब्रेन से रिलेटेड है ना। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्टिग्मेटाइज्ड है, लेबल लगा देते हैं हम, तो डिप्रेशन तो मेंटल इलनेस हुई। तो इसका मतलब है कि एज़ योर मदर मुझे मसला होगा कि नहीं, शुश, खबरदार जो ऐसा आइंदा कहा, जाओ जाके कुरान पाक पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, और ये वो, या तो ईमान कमज़ोर है, और ऐसी बात नहीं करनी क्योंकि लोग कहेंगे पागल है, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू योर ब्रेन, है ना। और फिर आपका रिश्ता नहीं मिलेगा, या आपकी वजह से दूसरे बहन या भाई का, या उसका एडमिशन नहीं होगा, या उसको किसी अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल रहा है, वो नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे, वगैरह वगैरह। हम लोग, और वो हम ये सारी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने कल्चर से वास्ता होता है। वेरेज जो अमेरिकन और यूरो अमेरिकन कल्चर है वो इंडिविजुअलिस्टिक है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके ख़ानदान का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, बाकी सोसाइटी और लोग क्या कहते हैं, उनको अपने से गर्ज है मैं ठीक हो जाऊँ। इंडिविजुअलिस्टिक में होता है दे आर कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। तो वहाँ पे इसलिए पहले वहाँ पे भी टैबू था और स्टिग्मा था मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन अब वो चेंज हो रहा है और काफ़ी हद तक चेंज हो गया। पाकिस्तान में भी माशाल्लाह अब चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे कबीलों में, गाँव में और इस तरह की ट्राइबल एरियाज़ में या दूर वाली जगहों पे थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हमारी ख़ानदानी रवायात काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि लोग क्या कहेंगे। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होते जा रहे हैं यूथ में, और बहुत ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट्स करते जा रहे हैं यूथ, स्पेशली टीनेजर्स। तो गिलगित में तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ हो गए हैं। तो ऐसे इश्यूज़ को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एंड सेकंड थिंग ये कि अगर आपके पेरेंट्स को पता भी है कि आप डिप्रेस्ड हो, आप पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके लिए कुछ नहीं करते, वो आपको इग्नोर करते हैं। आपके इलाके में सुसाइड का रेट ज़्यादा हो रहा है और आपके माँ बाप को पता है, आपने एक दफ़ा पहले कोशिश की है और अटेम्प्ट किया है, और आपके माँ बाप को पता है कि आप में टेंडेंसी है दोबारा वो करने की, तो फिर वो आपको फिर भी रोकते नहीं, उससे बचाते नहीं हैं, ठीक है। तो अगेन गोइंग बैक टू द सेम कॉन्सेप्ट कि यही जैसे आपने कहा कि ईमान कमज़ोर है या कुछ, और लोग क्या कहेंगे, स्टिग्मा है ना ये। तो
हम बोलते नहीं हैं। आपने कहा कि जैसे अगर आप अपनी फीलिंग्स का, अपनी इनर फीलिंग्स का इजहार करें, एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स का, तो आगे से वो कहते हैं जाके कुरान पढ़ो या ईमान या जो कुछ भी, तो मतलब वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वी डोंट हैव दैट डायलॉग, हम बात नहीं कर सकते, हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस अब ज़्यादा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा होता जा रहा है, हमारी महंगाई बढ़ रही है, जॉब्स की ज़रूरत है, जॉब्स हैं नहीं, एजुकेशन ज़्यादा लोग एजुकेटेड ज़्यादा हो रहे हैं, अवेयर ज़्यादा हो रहे हैं, मगर जॉब नहीं मिल रही। बहुत बड़ा स्ट्रेस है ये, और जॉब मिलती है तो पैसा उतना नहीं होता जिससे कि गुजारा हो सके, क्योंकि महंगाई मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ खुद को कंपेयर कर रहे उससे भी बहुत ज़्यादा अपने आप को कंपैरिजन उनका, वो कंपेयर किसी से अपने कल्चर को वो भूल जाते हैं अपने आप को, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब ये बातें दिल के अंदर रहती हैं और परेशानी कॉज करती हैं, है ना। और फिर आगे फेलियर, आगे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। उम्मीद के लिए बंदा जाके किसी से बात करता है, ठीक है। जब वो बात करते हैं तो आगे बात करने वाला सुनता नहीं है। उनको पहले ही पता है कि नहीं, खानदान से बाहर जाके बात नहीं करनी है, अंदर ही बात करनी है। अंदर वो जिनसे बात करते हैं वो सुनता नहीं है। हैं। माँ बाप को यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है। वो अगेन डॉक्टर साहब की जो रिसर्च और इनकी जो डिसर्टेशन और उस पर सारा, वो इनकी तरह के लोग माशाल्लाह जाके आप लोग अवेयर करा रहे हो, ये जैसे प्रोग्राम आप कर रहे हो, इसी से लोगों को अवेयरनेस आएगी, आगाही होगी कि हाँ ठीक है, इसके ऊपर बोलना बुरी बात नहीं है, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस। सो डॉक्टर ज़ुबैर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुसाइड की जब हम बात करते हैं, डेफिनेटली सुसाइड तो एक आउटकम है जो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस मेंटल हेल्थ इफेक्ट होने का होता है, शुरू होता है। तो सुसाइड तो एक आउटपुट समझें, हम कहें किसी आदमी की, उस इंडिविजुअल ने अपना आखिरी करके दिखाया। बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है? आप ये देखें कि आपके नॉर्मली सुसाइडल आइडिएशन जिस भी इंडिविजुअल में होती है, डेफिनेटली उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर, उस इंडिविजुअल के अंदर सुसाइडल आइडिएशंस आती हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आइडिएशंस इंडिविजुअल की तरह ग्रो करती हैं आपके अंदर, ठीक है। वो माइंड के अंदर जब आपका एक नुक्स बैठ जाए, और विद एज और विद टाइम वो ग्रो करता है और इंसान को लाके ड्रैग करके एक स्टेज पे ले आता है जहाँ पे वो सुसाइड कमिट करने के लिए एफर्ट करता है। इसके बीच में जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप, जैसे पेरेंट्स और बच्चों के बीच बात में आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो हमारे मुआशरे में जो इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू, जितनी रिसर्च हमने इस टॉपिक के ऊपर की है उसके मुताबिक जो हमें नज़र आता है, वो सबसे बड़ा मसला ही जनरेशन गैप का है। बेसिकली आज के इस मॉडर्न दौर का बच्चा अपनी बात को अपने पेरेंट्स तक नहीं पहुंचा पा रहा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस वक्त के मुताबिक मीट नहीं कर रही हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमने एक कंपटीशन का जो एक माहौल पैदा किया हुआ है अपने ओवरऑल इन्वायरमेंट के अंदर बच्चों के लिए, तो ये सारी चीज़ें मिल के बच्चे को एक स्ट्रेस में डाल देती हैं। और उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए उस बच्चे के पास कोई वे आउट नहीं है। ना वो पेरेंट्स के पास जा सकता है, ना वो सिबलिंग्स के पास जा सकता है, ना वो टीचर्स के पास जा सकता है, बिकॉज हमने मेंटल हेल्थ को पहले बताया कि बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये वो रीजंस हैं जो मिल मिला के एक इंडिविजुअल को उस नहज तक पहुंचाते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल जवाब दे जाए और वो किसी के सामने आके बात ना कर सके। मुझे बता सकते हैं कि कोई सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते, आप किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो बेहतर ये है कि इंसान खुद पे काम करे। देखें, सुसाइड जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये इंडिविजुअल से ज़्यादा इट्स ए सोशल फिनोमेना। जो एराइज एक इशू जो एराइज एक सोसाइटी से हो रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए भी यू नीड सोशल ग्रुप्स। एक इंडिविजुअल ख़ुद को काउंसल करे या उस इंडिविजुअल को कोई और काउंसल करे, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जब आप लोगों में बैठते हैं, जब आप अपनों में बैठते हैं, जब आप गैदरिंग्स में बैठते हैं और इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस होते हैं और उसके एक इंसान अपनी ऑप्शंस को मिनिमाइज़ करता है, उसके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं होती है, तब जाके वो ख़ुदकुशी जैसा इकदाम करने की कोशिश करता है। अगर आपने उसको वो माहौल दिया और अगर आपने बैठ के कोई उन चीज़ों को डिस्कस करने का माहौल बना लिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना कोई सीरियस इशू है जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते। सिचुएशन यही है कि हम उसको इस तरह के फोरम्स पे ला के, टेबल्स पे ला के, लोगों को बिठा के हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम उनको कोशिश करते हैं, हम जैसे मैम ने कहा कि हमने उसके साथ अपनी इज़्ज़त को एसोसिएट किया है, हमने उसके साथ फैमिली की इज़्ज़त को एसोसिएट किया है। और कोई भी इंडिविजुअल इस माशरे में, क्लोज सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ रहते हुए कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका कोई भी इस तरह का फैमिली का कोई इशू
बाकी सोसाइटी में फैले। तो हम इसको छुपाने की कोशिश करते हैं, हम इसको दबाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये इशू हमें और फैलता हुआ नज़र आ रहा है। फिर एक बात ये भी है ना कि अगर आप इस चीज़ के बारे में डिस्कस करोगे तो जो डिप्रेस्ड बंदा है वो ट्रिगर हो जाएगा और वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। लेकिन जितना आप इंसान को आइसोलेट करेंगे, जितना उसको सोसाइटी से अलग करेंगे, इंसान उतना ट्रिगर होगा। फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं, जितनी भी सोशल साइंसेस में की थेरीज़ हमारे सामने सुसाइड के हवाले से आती हैं, फ्रॉम डरखाइम टिल थॉमस जॉइनर, जो कि इंटरपर्सनल थेरी ऑफ सुसाइड रिसेंट टाइम्स में सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो तमाम सोशल थेरीज़ यही कहती हैं कि देयर आर मेजर टू मेजर रीजंस जो कि एक इंडिविजुअल को सुसाइड की तरफ ले जाती हैं। उसमें जो पहला मेन रीज़न है वो है थॉट बिलोंगिंगनेस, जब आपकी अटैचमेंट आपके इमीडिएट ग्रुप से कम हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जब आप अपने आप को बर्डनसमनेस के कॉन्टेक्स्ट में परसीव करना शुरू कर दें, कि आप अपने आप को सोसाइटी पे, फैमिली पे, अपने आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएं, ये कैफियत आ जाएं, तो इंसान सुसाइडल आइडिएशंस की तरफ जाता है। और ऐसी कैफियत में ज़रूरी है कि उसको सोशल सपोर्ट मिलनी चाहिए। उसको अगर हमने नॉर्मलाइज करना है, उसको अगर हमने एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ की तरफ लाना है, तो हमने डेफिनेटली दूसरे इंसानों के साथ उसको बिठाना है, इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करना है, ताकि उस इंडिविजुअल के पास ऑप्शंस आएँ सर्वाइवल के लिए। जी। डॉक्टर अमरीन एज अ साइकियाट्रिस्ट आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा अब तक जो गड़बड़ कर रहा है ना हमारे माशरे में हो रही है, वो इसी बात के ऊपर है। हम कहते हैं कि ट्रिगर हो जाएगा, ट्रिगर नहीं होता बेटा, वो अवेयरनेस आती है, दैट इज़ कॉल्ड अवेयरनेस, ठीक है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो आइसोलेटेड फील कर रहा है, उसको आप और ज़्यादा आइसोलेट कर दोगे। यानी आप पहले आप उदास हो, आप डिप्रेस्ड हो, ठीक है। अब मैं देयर इज़ द वर्ड कॉल्ड सैडनेस एंड देन देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। जब आप डिप्रेशन कहते हो तो उस वक्त सिर्फ टॉक थेरेपी काम नहीं करती है। जब आप डिप्रेशन के मोड में आ जाते हो तो उसका मतलब है कि आपके ब्रेन में जो केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, उनका बैलेंस ख़राब है। अब बहुत से हमारे लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं है। वो कहते हैं कि अच्छा डिप्रेशन हो गया इसको। डिप्रेशन क्या है कि आपका ना दांत साफ़ करने को दिल चाहता है, ना बिस्तर से निकलने को दिल चाहता है, आप सारा वक्त वहीं पे पड़े हो, आपने जॉब छोड़ दिया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा पैसे कैसे कमाएं, बिल्स कैसे पे करें, आपको नहीं, दैट इज़ डिप्रेशन, ठीक है। अब उस पर अगर आप उसे कहो ये तो उदास है, कोई बात नहीं, इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाके कुरान पढ़ो या जो कुछ, वो आपकी गलती है। फिर आप उस बंदे को छोड़ रहे हो कि वो जाके सुसाइड करे, या बिकॉज देन वो बंदा पहले ही होपलेस है, आप उसको हेल्पलेसनेस के अंदर ले आते हो। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता, वो जाके सुसाइड करता है। तो डिप्रेशन इज़ सीरियस। जब सैडनेस होती है ना, जब आप एक्यूट स्ट्रेस हम कहते हैं, जब एकदम से आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिला है और आपके बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस किया, स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस किया, तो आपका रिएक्शन होता है कि आपको बहुत ज़्यादा उदासी होती है। और आप उस वक्त जो सबसे बेस्ट चीज़ है वही, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपका बोलना, बिलोंगिंगनेस, अटैचमेंट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त आप अकेला फील कर रहे होते हो, आपको सपोर्ट चाहिए होता है। तो उस वक्त आप ट्रिगर नहीं होते हो। असल में उससे जब कोई बात करता है ना तो उसको उम्मीद मिलती है कि अच्छा समबडी केयर्स। जब वो कोई सुसाइडल आइडिएशन, यानी आइडिएशन क्या होता है? आइडिएशन है जब आपको आइडिया आता है सुसाइड का, या थॉट आती है, सोच आती है सुसाइड की, दैट इज़ कॉल्ड सुसाइडल आइडिएशन, ठीक है। खुदकुशी करने की आपको सोच आती है। तो आपको क्यों आती है सोच? आप ये सोचते हो कि मेरा इस दुनिया में रहने का फ़ायदा क्या है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। तो जब वो एक बंदा ये सोच रहा है कि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं बोझ हूँ हर एक के ऊपर, उस वक्त अगर उसका दोस्त या कोई आके बोले नहीं तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं समझता हूँ तुम क्या कह रहे हो, एंड आई सी यू, मुझे नज़र आ रहा है आपकी फीलिंग्स हो ये, तो बंदा प्रॉब्ली बच जाएगा जी। वो कहेगा अच्छा नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो अब समटाइम्स ये भी होता है कि अगर आपका दोस्त डिप्रेस्ड है, लेकिन डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जो आपको नज़र नहीं आती, आप शो ऑफ नहीं कर सकते हो, तो आप ऐसे बंदे की कैसे हेल्प करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि बंदा डिप्रेस्ड है? समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी आप फील करते हो कि यार मैं किससे बात करूं। डिप्रेशन असल में नज़र आता है। मेंटल इलनेस इज़ वेरी विजिबल, किसी भी तरह की मेंटल इलनेस इज़ वेरी विजिबल, हम देखते नहीं हैं। हमारी अब पता नहीं, अब तो चेंज होना चाहिए क्योंकि हमारी यंगर जनरेशन काफ़ी स्मार्ट हो गई है माशाल्लाह। हम नज़र झुका के नहीं चलते। जब मैं छोटी होती थी मैं हमेशा सर झुका के चल रही होती थी, मुझे नहीं पता होता था मेरे दाएं कौन बैठा हुआ है, बाएं कौन बैठा हुआ है, सर नीचे आंखें नीचे। अब तो हम आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। पहली चीज़ जो आपको नज़र आती है किसी डिप्रेस्ड या ओवरली सैड बंदे के अंदर, वो ही दैट पर्सन लूजेस इंटरेस्ट,
उनको दिलचस्पी नहीं होती किसी भी चीज़ में। हम्म। आप कहते हैं आओ कैफेटेरिया चलें, चाय समोसा खाने, नहीं मैंने नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लग रही। पहली चीज़ हो कि उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी, उसको शौक ख़त्म हो जाएगा, उसकी ग्रेड्स कम होना शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होगी, उसकी दुनिया में किसी चीज़ में, वो कपड़े इस्त्री नहीं करेगा, वो दांत नहीं साफ़ करा, वो बाल कंघी नहीं करा, उसको किसी भी चीज़। डिप्रेशन तो बहुत क्लियरली नज़र आता है, एंग्जाइटी भी बहुत क्लियरली नज़र आती है, आपकी बॉडी पसीना आ जाता है आपको। कोई आपको कहे, टीचर कहे जाओ जाके प्रेजेंट करो सामने, प्रेजेंटेशन क्लास के सामने खड़े होके, वो बंदा हाथ कांप रहे होते हैं या पसीने छूट रहे होते हैं या रेड हो जाता है फेस, एंग्जाइटी भी नज़र आती है। नज़र तो बेटा सब आता है, मेंटल इलनेस नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये इस चीज़ में हम लोग अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं, अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं, या फिर हमारी जो ऑडियंस है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट स्टिल नहीं कर रही है, तो कैसे उनको इस चीज़ के बारे में बताया जाए कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा कोई इशू है तो आप हेल्प मांगे लोगों से, या फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ, फिर हमारे स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट तो यहाँ पे है जिन्होंने पूरी डिसर्टेशन अपनी उस पर स्पेशलाइजेशन की उस पर। मेरा सिर्फ छोटा सा है कि यही जैसे आप कर रही हैं पब्लिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और अगर आप सोशल मीडिया पे भेजो तो आप एग्जैक्टली उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जिसके हाथ में सारा वक्त फ़ोन होता है, तो वो तो देखेंगे ही, आई होप। और फिर दूसरा, एज अ टीचर, प्रोफेसर्स और टीचर्स स्कूल्स के अंदर थोड़ी सी कोई बात, क्योंकि टीचर्स के सामने सब बच्चे बैठे हुए हैं, सब क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर्स को क्या नज़र आ रहा है? बच्चा पूरा नज़र आ रहा है, उसकी आंखें नज़र आ रही हैं, उसकी आदतें नज़र आ रही हैं, कल वो ऐसा था, आज वो ऐसा है। बाद में क्लास ख़त्म हो, चुपके से जाके पूछो बेटा आप ठीक हो, उसको तसल्ली मिल जाएगी, अच्छा टीचर समबडी इज़ वॉचिंग मी, समबडी इज़ नोटिसिंग मी, आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर समवन। तो वो फिर उस तरह से बोल भी पड़ेगा। क्लासरूम में अब जैसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये होता है, मुझे नहीं पता यहाँ का कितना ज़्यादा अब होता है, लेकिन वहाँ के जो हमारे एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उसमें, एलिमेंट्री ग्रेड्स में, उसमें सर्कल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बच्चा बुक पढ़ रहा होता है या टीचर स्टोरी सुना रही होती है और वो सब इकट्ठे एक सर्कल में बैठे होते हैं। यहाँ भी आई एम श्योर होता होगा, लेकिन ये मेरे बचपन में होता था कि दादी अम्मा के गिर्द हम सब बैठे हुए या दादाजी के गिर्द सब बैठे हुए और वो कहानी सुना रहे, मेरे बाबू मेरे दादा इस तरह कहानी सुनाते हैं, या इस तरह से मेरी दादी हमें सारी जो मैंने पैगंबरों की कहानियाँ सुनी है उसी तरह, और हम सब बच्चे उनके अराउंड बैठते थे। मगरिब के बाद कितनी अच्छी वो रिवायत थी, सब लोग आके ज़मीनों पे काम करके और वापस आके वो हुक्के लेके और वो सब बैठे हुए हैं, और ज़मीनों के बाद वो दास्तान अमीर हमज़ा हमारी कैसे बनी, वो इसी तरह मेड अप स्टोरी थी, इट वाजंट ट्रू, उस तरह से स्टोरी बनी नहीं, वो इसी तरह हर एक अपनी अपनी कहानी कि अच्छा तुम आगे कंटिन्यू करो, तुम आगे कंटिन्यू करो, और वो उस तरह से, ये हमारी रिवायत थी, हमने छोड़ दी। बिल्कुल अब हम सारा वक्त बच्चे को फ़ोन दे के हम कहते जाओ मुझे रेस्ट करने दो, नहीं, हमारी कन्वर्सेशंस नहीं होती फैमिली में, आपस है ना? में डिनर पे हम लोग साथ नहीं होते, नहीं होते, रूम में सारे बैठे हुए लेकिन सब टीवी phones लगा पे हुआ है, लगे हुए हैं। हाँ फ़ोन से लगे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पे फ़ोन है हर वक्त हम, बिल्कुल एग्जैक्टली। डॉक्टर ज़ुबैर, अवेयरनेस ऑन मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगे? अवेयरनेस के हवाले से या इस टॉपिक पे बात करने के हवाले से नॉर्मली जब भी हम सुसाइड को डिस्कस करते हैं तो सबकी कोशिश यही होती है कि उस ग्रुप को टारगेट किया जाए जो इफ़ेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टीन एज है, फ्रॉम 15 टू 25 का जो ये एज ब्रैकेट है, सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हम इसमें देखते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, हमें इसके ऊपर अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें उन इंस्टीट्यूशंस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है जो ज़्यादा एक बच्चे की लाइफ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली है, फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशन सिस्टम है, और हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर। रिलीजियस एजुकेशन अलग है, फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन का निज़ाम अलग है। तो इन तमाम जो इंस्टीट्यूशंस जो एक बच्चे के एक गिर्द होते हैं, जो उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में सपोर्ट पैदा कर रहे हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस से हमने ये अवेयरनेस पैदा करनी है। फॉर एग्जांपल हमने पहले बात की थी, सबसे ज़्यादा यहाँ अवेयर करने की ज़रूरत पेरेंट्स को है मेरे ख़्याल में, क्योंकि पेरेंट्स जितना बच्चों को समझ सकते हैं, जितना बच्चों को देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि एक सुसाइडल आइडिएशंस रखने वाला बच्चा या एक डिप्रेशन में होने वाला इंसान बहुत आसानी से पहचाना जाता है। उसकी रिकग्निशन अगर हम करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, और उसकी काउंसलिंग जो हो सकती है वो आपके उस ग्रुप में हो सकती है, सोशल ग्रुप में जिसमें वो बच्चा सर्वाइव कर रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन टीचर्स का रोल है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का रोल है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो आपके रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं उनका रोल है इसके अंदर, बच्चों को इस हवाले से समझाने के हवाले से या उनको अवेयर करने के हवाले से। और
हमने ओवरऑल माशरे में कुछ इस तरह के मैकेनिज़म्स, फॉर एग्जांपल हम अगर हमें लग रहा है कि हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है या हम इसके ऊपर ओपन बात नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह के मैकेनिज़म्स होने चाहिए कि उस बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें हम, कि वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म में आके अपने आप को डिस्कस कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ताकि उसको इन चीज़ों से छुटकारा मिल सके। तो ये एक सोसाइटी में रहते हुए इन तमाम फैक्टर्स को सामने रखना बहुत ज़रूरी है, जो एक इंडिविजुअल की लाइफ में डायरेक्टली जिनका इन्फ्लुएंस होता है। इसकी कॉपिंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? कॉपिंग स्ट्रेटजीज अगेन मैं जो कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ की जब हम बात करते हैं, 2 टाइप्स की है। शॉर्ट टर्म में हम बात करते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में तो यही है कि हम उन इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस करते हैं जिनके अंदर हमें इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो उनके लिए हम इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें कि वो शॉर्ट टर्म में आके उन चीज़ों को एड्रेस कर सकें। लॉन्ग टर्म में जब हम इन कोपिंग मैकेनिज़म्स की बात करेंगे, तो वो फिर मैक्रो लेवल पे आपकी पूरी सोसाइटी, आपका पूरा एक जो गवर्नमेंट से लेके पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन से लेके हर एक की ज़िम्मेदारी बनती है कि ओवरऑल इसके बारे में कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाएं वक्त के साथ साथ, और अवेयरनेस पैदा की जाए सोसाइटीज़ के अंदर, ताकि इंसान उन पे अमल कर सके। तो हम इन दोनों तरीक़ों से कोशिश कर सकते हैं कि इस इशू को टैकल किया जा सके। डॉक्टर अमरीन, आप कुछ ऐड करना चाहें? आपने पहले भी एक सवाल पूछा था कि अगर कोई डिप्रेस्ड है तो वो अपने आप के लिए क्या कर सकता है, ठीक है। तो और मैंने उस पर कहा था कि डिप्रेशन सख्त है, उसके लिए आपको दवाई की ज़रूरत शायद हो सके, तो उसका इलाज बेहतर है कि आप अपने घर के अंदर बैठे हुए खुद से ना करना शुरू कर दें, आप डॉक्टर के पास जाएँ, ठीक है। लेकिन जब आपको बहुत उदासी होती है कुछ, उसकी और कोपिंग स्ट्रेटजीज और होपलेसनेस, ना उम्मीदी हो रही होती है, सबसे बेस्ट, और अभी सिर्फ हो रही है, ठीक है, सबसे बेस्ट तो है कि अगर आपके कैंपस पे, कॉलेज कैंपसेस पे, यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे काउंसलिंग क्लिनिक, काउंसलिंग सेंटर ज़रूर होता है, और काउंसलर्स का या थेरेपिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का हमेशा एक ओथ होती है, उनका एक प्रॉमिस होता है कि जो भी उनसे बात की जाएगी वो किसी और को नहीं बताई जाएगी। तो ये नहीं होगा कि आपने, अगर आपको डिप्रेशन है या कुछ, तो आपकी ख़ानदान में बेइज्जती हो रही है, आप जाके साइकोलॉजिस्ट को कहें, उनको, साइकोलॉजिस्ट को आपके सामने ओथ लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वो साइकोलॉजिस्ट का पहले से ही एक प्रॉमिस है कि वो आपकी बात किसी और को नहीं बताएगा, वो तो अपने कॉलीग को भी नहीं बताते, ठीक है। एक तो और आपकी फ़ाइल लॉक इन की में हमेशा होती है, तो वो किसी को नहीं पता चलता कि आपने कैसे क्या बोला। दूसरी बात ये है कि या अपना कोई बेस्ट फ्रेंड, अगर कोई फ्रेंड्स है या कुछ, मीडिया से हट जाए। सबसे पहले तो फ़ोन को साइड पे रख दें, अपने ब्रेन को थोड़ा सा आराम दें। आपका दिमाग, जब हम थक जाते हैं, सैडनेस, हर इमोशन का, हर फीलिंग का एक रोल होता है जी। ठीक है। जब हम खुश होते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है ना, खुशी का रोल है एनर्जी देना। जब हम एंशियस होते हैं, स्ट्रेस होता है या हमें गुस्सा चढ़ता है, उसका रोल है चेंज लाना। हम किसी बात पे गुस्सा करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को बदल देते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पसंद, मुझे वो चाहिए, और हम चेंज लाना, ठीक है। इसी तरह से सैडनेस की फीलिंग का रोल है रेस्ट करना। सैडनेस आपको आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपको बता रहा है इनफ, आई हैव हैड इनफ, जस्ट स्टॉप। देन लिसन टू योर बॉडी, स्टॉप, पुट योर फोन अवे, साइड पे कर दो मीडिया को थोड़ी देर के लिए। अब हमारा ख्याल होता है मीडिया हमें रिलैक्स करे, नहीं बेटा, रिलैक्स नहीं कर रहा। आपकी आंखें, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली उसको प्रोसेस कर रहा है। काम, ब्रेन का तो काम यही होता है ना, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, कॉन्स्टेंटली बिजी है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा। फियर ऑफ मिसिंग आउट भी इसी की वजह से हो रहा है। एग्जैक्टली हम थक जाते हैं, हमारा ब्रेन थक जाता है। तो सेल्फ केयर स्ट्रेटजी में एक वो है, बात करो कैंपस पे, अगर कोई क्लिनिक है उस पे जाके बात करो साइकोलॉजिस्ट से, वो सीक्रेट रहेगा। फ़ोन को साइड पे करो, अपने ब्रेन को रेस्ट दो, लिसन टू योर बॉडी, देन वॉक, पानी पियो। बहुत दफ़ा होता है कि हमारी बॉडी में 75% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर, ठीक है। बहुत दफ़ा होता है हम पानी नहीं पीते, हम कोक पीते रहते हैं, जूस पीते रहते हैं, दैट इज़ शुगर, ठीक है। हमारे सेल्स को जब पानी नहीं मिल रहा होता, रिजल्ट क्या होता है, अगेन सेल्स गेट टायर्ड, एंड दैट फटीग वी फील दैट एज एंजाइटी और डिप्रेशन। सर में दर्द होता है बहुत दफ़ा, बहुत सिंपल सा इलाज है, बजाय पहले दवाइयाँ लेने के पानी का एक गिलास पी लो और आराम से थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। लिसन टू योर बॉडी, इट्स ओनली टेलिंग यू टू रेस्ट, टेक अ ब्रेक। तो वो वॉक पे निकल जाए। जब आप एक वो EMDR है थेरेपी टेक्निक, उसमें यही होता है कि आई मूवमेंट आप जितनी अपनी घुमाएंगे, आइज़ अपनी जितनी इधर उधर घुमाएंगे, आपके ब्रेन को उतना ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्शन मिलेगी। आप किसी चीज़ के बारे में परेशान हैं, ठीक है। मीडिया के ऊपर आंखें नहीं घुमाने की बात करी, मैं नेचर के ऊपर आंखें घुमाने की बात करी हूँ कि आप बाहर जाए,
मीडिया पे क्यों आप आंखें, अब कोई यही कहेगा कि मीडिया पे भी तो आप आंखें घुमा रहे हैं इधर से उधर। नहीं, मीडिया पे जब आप आंखें घुमा रहे हैं ना, उसके अलावा आप इमोशनली अफेक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कहते हैं और आपको एग्रेसिव हो रहा है बंदा। एग्जैक्टली लेकिन परिंदों के गाने सुनाई देते हैं। वहाँ जब आप अपनी आंखें, आई मूवमेंट तेज उस तरह से करते हुए उधर देख रहे हो, तो योर ब्रेन गेट्स रिलैक्स्ड एंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड इट फॉर अ लिटिल टाइम, लिटिल मोमेंट, इट फॉरगेट्स व्हाट इट वाज टायर्ड अबाउट या फटीग्ड अबाउट। तो नेचर के साथ कनेक्शन आपका कर रही है। वॉक ज़रूरी है। सो डॉक्टर ज़ुबैर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम जब इस तरह के टॉपिक्स पे बात करते हैं, देखें डिप्रेशन को या मेंटल हेल्थ को, मेंटल इलनेस को जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि परेशान हो जाना, गुस्सा आ जाना, ठीक है, ग्रीफ में चले जाना। तो स्टूडेंट्स जो हैं नॉर्मली, या यंग जनरेशन जो है, इन बातों पे कंफ्यूज हो जाती है। ये नॉर्मल नेचुरल फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन, ये वाली फीलिंग्स, परेशान होने वाली फीलिंग्स किसी इंसान को ना आती हों, ठीक है। दुनिया का हर इंसान इन तमाम फीलिंग्स से गुजरता है। कभी सैड भी होना होता है, हमें इरिटेशन भी होती है लाइफ में, गुस्सा भी बहुत आता है, ठीक है, परेशान भी बहुत हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी कैफियत आए तो इंसान क्या आप पागल हो गए हैं? बीमार समझ ले या ख़ुद को कोई मरीज़ समझ ले। नॉट एट ऑल। ये हर इंसान की कैफियत हैं। और जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आप सर्टेन अगर अपने आप पे गौर कर लें तो आपको ये बात समझ आ जाती है कि मुझे इस कैफियत से बाहर कैसे निकलना है। हाँ, एक लेवल से ऊपर जब ये चीज़ें हो जाएं, परेशानी हो जाए और एक लेवल से ऊपर हो जाए और आपको कॉन्स्टेंटली वो अफेक्ट करती रहे, तब आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि देयर इज़ सम थिंग रॉन्ग विद माई मेंटल हेल्थ, या तब मुझे हेल्प की ज़रूरत है। अदरवाइज़ नॉर्मली इस परसेप्शन को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है कि ये नेचुरल फीलिंग्स हैं, हर इंसान में होती हैं। सो एंड में ऑडियंस के लिए कोई मैसेज, आपका कोई मैसेज, आप क्या कहना चाहते हैं ऑडियंस से? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने ये अपॉर्चुनिटी बनाई और शुरू किया। ये अल्लाह करे कि इस तरह टाइम रहे। और दूसरा, मुझे जो अगर कोई यंगर जनरेशन सुन रही है और अभी तक सुन रहे हैं, दरम्यान में पॉज करके दूसरा चैनल चेंज नहीं कर दिया तो मेरे उनसे यही है कि डू गिव योर बॉडी एंड योर ब्रेन सम रेस्ट। थोड़ा सा ब्रेक दो, मीडिया से हटो, क्योंकि मीडिया आपको इमोशनली इम्पैक्ट कर रहा है। आपका ब्रेन सारा वक्त काम कर करके देख देख के थक जाता है, स्पेशली टीनेजर्स। हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, हमारा ब्रेन बच्चों में 25 इयर्स की एज तक डेवलप कर रहा होता है। एज 17 पे प्री फ्रंटल लोब, जो इधर पहली आखिरी वो लोब है, पार्ट है ब्रेन का, वो डेवलप होना शुरू होता है एज 17 पे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है? उसका काम होता है डिसीजन लेना। और हम 17 पे शुरू होके 25 पे ख़त्म होता है। तो बेटा, आप लोग एज 17 से 25 तक आपका ब्रेन डेवलप कर रहा है। अगर आप अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं दोगे तो आपका ब्रेन थका हुआ वो डेवलप कैसे करेगा? वो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकोगे। जो इतने सारे हमारे वो आ रहे हैं ना, अटेंशन प्रॉब्लम्स और सुसाइडल और डिप्रेशन और एंग्जाइटी, परेशानी और स्ट्रेस, और ये सब इसलिए आ रहा है कि हमारे ब्रेन को वो डेवलप कर रहे हैं और हम उसे रेस्ट नहीं देते। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, टीनेज ईयर्स में नींद नहीं आती रात को। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ब्रेन एक्टिवली डेवलप कर रहा है। मगर हम उसको एक्टिवली डेवलप करने की बजाय हम उसको दोबारा फ़ोन के ऊपर लगा देते, तो वो फिर भी नहीं काम कर सकता। पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी बच्चे फील करते हैं उनके लिए एक सिंपल सा मैसेज है कि अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ना रखें, इन चीज़ों को बाहर लाएं। कोशिश करें जितना वो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में, दोस्त होंगे, पेरेंट्स हैं, इमीडिएट फैमिली है, आपके टीचर्स हैं, कोई तो ऐसा होगा जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो। सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। पहली बात, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको उसके अल्टरनेट वेज मिल जाएंगी। आपको वो जो फीलिंग आप इंडिविजुअली अपने अंदर लेके बैठे हैं, वो फीलिंग शायद चेंज हो जाए। और दूसरी बात, जिस टाइम पीरियड से हम गुजर रहे हैं और जिस तरह के माशरे में इस वक्त हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि अगर आप आंखें खोल के अपने इर्द गिर्द को देख लें तो आपको समझ आ जाती है कि कौन सा बंदा आपके इर्द गिर्द में क्या फ़ील कर रहा है। और अगर आप अपने इर्द गिर्द ऑब्ज़र्व करें और कुछ ऐसा फ़ील करें, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल आपको लगता है कि वो डिप्रेशन में है या किसी ऐसी कंडीशन में है, तो काइंडली उससे बात करें, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो आपके सामने अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सके। क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने का जो वाहिद ज़रिया है वो यही है कि आप
इन इश्यूज़ को दूसरों के साथ डिस्कस करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ख्याल रखें एक दूसरे का, केयर करें और अपने इर्द गिर्द पर नज़र रखें, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू। याद रखें, फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ भी वेल बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ये समझना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको नज़रअंदाज किया जाए। इट्स द नेचुरल पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, क्योंकि मेंटल हेल्थ के हालात काबिल इलाज हैं और जिसके थ्रू आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।